मेरे प्रिय सम्मानित दर्शकों, आज आपके समक्ष हम हस्तरेखा से संबंधित बात कर रहे हैं। इसे सामुद्रिक शास्त्र भी कहा गया है। महर्षि समुद्र का लिखा हुआ एक शास्त्र है जिसमें हस्तरेखाओं के बारे में चर्चा की गई है और शारीरिक लक्षणों और के बारे में भी चर्चा की गई है। इस वीडियो के अंतर्गत हमने ये बताया कि शारीरिक लक्षणों और राज चिन्हों से जाने राजयोग। प्रत्येक व्यक्ति के शरीर में इस तरीके के लक्षण होते हैं जिनसे राजयोग बनते हैं, लेकिन चूंकि जानकारी नहीं होती है तो हम ये नहीं जो समझ पाते हैं कि हमारा राजयोग कब बनेगा और कब इसका समय क्या होगा। तो आज हम इसी के बारे में कुछ हमने चर्चा की है। आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखें और अगर अच्छा लगे तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। मित्रों, आइए प्रारंभ करते हैं। सामुद्रिक हस्तरेखा शास्त्र ये महर्षि समुद्र का एक प्रामाणिक ग्रंथ है। ये जो ग्रंथ है महर्षि समुद्र है, इसलिए इसका नाम रखा गया है सामुद्रिक शास्त्र। इस ग्रंथ में हाथ, पैर व मस्तिष्क की रेखाओं और विशेष चिन्हों माने कुछ आकृतियाँ होती हैं शरीर में तथा शारीरिक अंगों की बनावट व चेष्टाओं से मनुष्य का व्यक्तित्व और भविष्य सहज ही जाना जा सकता है। मतलब आप लोगों ने ये देखा होगा कि एक ऋषि हैं या ज्योतिषी हैं, वो मस्तिष्क रेखा पढ़ते हैं और मस्तिष्क रेखा पढ़ करके भविष्य की बात करते हैं। तो आज इसी के संदर्भ में हम चर्चा कर रहे हैं। जो पश्चिम का एक विद्वान था कीरो, उसने क्या किया कि वो अनेक वर्षों तक भारत में रहा और इस शास्त्र को उसने विधिवत पढ़ा और पढ़ने के बाद उसने इस पर तमाम किताबें लिखी और हस्तरेखा के बारे में वो बहुत ही उसने अंग्रेजी में उसका सामुद्रिक शास्त्र का जो संस्मरण है वो छापा और काफ़ी प्रसिद्धि पाई। तो कीरो के बारे में तो लोग बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन अपने यहाँ का जो सामुद्रिक शास्त्र है महर्षि समुद्र का लिखा हुआ, इसके बारे में लोग बहुत कम जानते हैं। तो आज हम इसी के कुछ अंशों की बात कर रहे हैं। देखिए, एक ग्रंथ है जातक भरणम। इस ग्रंथ के रचयिता आचार्य ढूंढीराज के अनुसार उन्होंने जो लिखा है, जिस पुरुष के जन्म काल में प्रबल राजयोग होता है उसके हाथों या पैरों में राज चिन्हों की रेखाएं स्पष्ट दृष्टिगोचर होती हैं। पुरुषों के दाहिने हाथ या पैर में तथा स्त्री के बाएं हाथ या पैर में यदि कोई एक भी राज चिन्ह हो तो निश्चय ही सुख, सौभाग्य व संपत्ति दायक होता है। ऐसा जातक भरणम में लिखा हुआ है। इसके जो आचार्य हैं ढूंढीराज के अनुसार। अब कौन कौन से चिन्ह हैं जरा इसके बारे में जो है समझ लेते हैं। अंकुश, कुंडल, चक्र से श्रेष्ठ राजयोग बनता है। उन्होंने ऐसा स्पष्ट लिखा है कि अगर अंकुश हो और कुंडल और चक्र हो तो इससे श्रेष्ठ राजयोग बनता है। अब महर्षि समुद्र के कथनानुसार उन्होंने जैसा लिखा है, जिसके पांव के तलवे में अंकुश, कुंडल या चक्र का चिन्ह हो तो वह बड़े राष्ट्र का शासक होता है तथा सर्वश्रेष्ठ शासक भी होता है। तो हस्तरेखा में प्रायः जो हस्तरेखा विद्वान हैं उनको ये देखना चाहिए कि अगर अंकुश, कुंडल या चक्र का चिन्ह हो तो सर्वश्रेष्ठ शासक की स्थिति उसकी बनती है। शासक इस प्रजातंत्र में एक ही होता है। तो शासक का मतलब यह है कि वो एक अच्छे कुल में पैदा होता है, अच्छी धन संपत्ति का मालिक होता है और उसकी व्यवस्थाएं ठीक होती हैं। अब इसी के बारे में जातक भरणम में क्या लिखा गया है, जिसके हाथों या पैरों में हस्ती, छत्र, मत्स्य माने मछली, तालाब, अंकुश या वीणा के चिन्ह हों तो वह उत्तम पुरुष मनुष्यों का स्वामी होता है। ऐसा सामुद्रिक शास्त्र में जो लिखा हुआ है। ये श्लोक के बारे में भी बता रहा हूँ क्या लिखा है। शक्ति तोमर वाणाश कर्मध्य च दृश्यते रथ चक्र ध्वजाकारो सचा शासनम लभे नरः।
ऐसा सामुद्रिक शास्त्र में लिखा हुआ है। अब अगले संदर्भ की बात करते हैं, जिसके हाथ के बीच में हथेली में शक्ति तोमर, बाण, रथ, चक्र या ध्वजा दिखाई देती है, उसे शासन करने का अवसर अवश्य प्राप्त होता है और शासन से लाभ भी मिलता है। आगे लिखते हैं वो जिसके हाथ या पैर में चक्र, धनुष, ध्वजा, कमल, व्यंजन या आसन के निशान हो तो उसके घर पर रथ, वाहन, अश्व और पालकी। हालांकि अब इसमें रथ, वाहन और अश्व तो नहीं होते हैं, मतलब बड़ी बड़ी गाड़ियों की संभावना पाई जाती है। भूमि, भवन और आदि भी होते हैं। उसके घर हमेशा लक्ष्मी का वास रहता है, ऐसा जातक भरणम में लिखा हुआ है। तो हम इस वीडियो में ग्रंथों की बात कर रहे हैं कि ग्रंथों में कहाँ कहाँ कौन कौन से उद्धृत दिए हुए हैं, उसके संदर्भ में हम बता रहे हैं। आप लोग इसको विधिवत देखें और अपने अपने हाथों पर प्रयास करें। जब न समझ में आए तो आप लोग हमें भी बता सकते हैं और हम आपकी मदद भी करेंगे। अब देखिए आगे फिर लिखते हैं, यह सबसे अंगूठे में जौ का निशान होता है। मैंने इस तरीके की रेखाएं होती हैं जो बीच में एक जौ की आकृति को बनाते हैं। जिस पुरुष के अंगूठे के मध्य में जौ का चिन्ह, जिसे यौ उन्होंने लिखा है, वह बहुत ही यशस्वी और अपने कुल को विभूषित करने वाला होता है। सुख सुविधाओं से युक्त, विनम्र और मधु भाषी भी होता है। अब अगले उसकी बात करते हैं कि अगले उद्धृत में उन्होंने क्या लिखा हुआ है। आगे वो क्या लिखते हैं, इसके हाथ में तिल का चिन्ह हो वह बड़ा धनवान होता है, किंतु पांव के तलवे में या तिल या वाहन का चिन्ह हो तो राजा या शासक भी होता है, ऐसा उन्होंने निर्देश दिया है। सांसारिक सुख, सौभाग्यदायक भाग्य रेखा जो होती है मध्यमा अंगुली के मूल से, जो सबसे बड़ी वाली उंगली होती है उसकी जड़ से, मूल से मणिबंध तक, माने कलाई तक फैली जो रेखा होती है उसे ऊर्ध्व रेखा या भाग्य रेखा कहते हैं। यदि भाग्य रेखा सुस्पष्ट हो, गहरी हो, अखंडित हो तो सांसारिक सुख, सुविधा, यश, भोग व राज्यदायक होता है, ऐसा सामुद्रिक शास्त्र में वर्णन है। अब आगे कुछ लक्षणों की और बात करते हैं कि राजपुरुष के अंग लक्षण, माने जो व्यक्ति राजाओं की तरीके से जीवन जीने वाला होता है तो उसके अंगों के क्या लक्षण होते हैं, आप लोग इसे देखें। जिस पुरुष का सिर गोल, चौड़ा, मस्तक कान तक फैले नील कमल हों, समान नेत्र तथा घुटनों तक लंबे हाथ हों तो समस्त भूमंडल का राजा होता है, ऐसा तुलसीदास जी ने भी लिखा है। राम का जब उन्होंने वर्णन किया है तो उसके बारे में उन्होंने लिखा है, जैसे नवकंजलोचन ये आजानुभुज सरचाप सर संग्राम, मतलब उन्होंने रामचरितमानस में भी इसका जो वर्णन किया है। तो इसी के बारे में हम बता रहे हैं कि जिस व्यक्ति के जो हाथ हैं वो घुटनों तक लंबे हाथ हों वो पूरे भूमंडल का राजा होता है। जैसे मर्यादा पुरुषोत्तम राम के बारे में गोस्वामी तुलसीदास जी ने चर्चा की है। अब अगले पॉइंट की बात करते हैं। जिस पुरुष की लंबी नाक हो, नासिका लंबी हो, चौड़ी और मजबूत छाती, सीना, गहरी नाभि, कोमल तथा रक्त वर्ण चरण हो तो बड़ा प्रतापी राजा होता है। अब आजकल राजा तो नहीं है लेकिन मंत्री वगैरह इत्यादि वो हो सकता है, मंत्री पद से सदैव विभूषित रहता है। अब अगले पॉइंट की बात करते हैं। राजा का वर्ण रंग स्निग्ध व तेजस्वी होता है। जीभ, दांत, त्वचा, नाखून और बालों में चमक होती है। ऐसी पहचान होती है कि अगर कोई व्यक्ति आपके समक्ष आए आप इस तरीके की पहचान को देखें। शत्रुजित राजपुरुष का स्वर शंख, मृदंग, हाथी, रथ की गति और बादलों की गर्जना के समान इनमें से किसी एक के समान होता है। मतलब ये प्राय देखा गया है कि जिसकी आवाज़ में दम होती है, एक भारीपन होता है, आवाज़ फटी न हो,
और आवाज़ बिल्कुल क्लियर हो और बोलने में उसका प्रभाव पड़े, ऐसा राजपुरुष के लक्षण होते हैं। अब हम पंच महापुरुष की, हालांकि इसके बारे में एक वीडियो हम पहले से बना चुके हैं, लेकिन पंच महापुरुष के जो योग हैं, ये जन्म कुंडली पर आधारित ये विषय है और अभी तक हमने सामुद्रिक शास्त्र की चर्चा की है। अब हम जन्म कुंडली पर आधारित को भी थोड़ा सा जो समझ लेते हैं। पंच महापुरुष योगों की हालांकि हम चर्चा कर चुके हैं, लेकिन पुनः आज उसे हम दोहराते हैं। अब इसमें से एक योग बनता, एक आता है मालव्य योग। शुक्र से बनने वाला ये योग है। ये महापुरुष योग में अगर कोई व्यक्ति का जन्म होता है तो उसकी क्या पहचान होती है, इसे देख लेते हैं जरा सा कि शुक्र से बनने वाला ये मालव्य योग है। इसकी जो पहचान होती है, पतले ओंठों वाला शरीर सब होता है, ऐसा नहीं कि कमर और सीना सब मतलब एक जैसा पतला शरीर। अंग संधियों में पुष्टता व लालिमा, पतली कमर, चंद्रमा जैसी क्रांति, लंबी नासिका, हाथी के समान प्रभावशाली वाणी, आंखों में चमक, एक समान व सफ़ेद दांत, घुटनों तक लंबे हाथ व 70 वर्ष का उसकी आयु होती है। ऐसा मालव्य योग में जन्म लेने वाले व्यक्ति का होता है। तो जब कोई व्यक्ति अगर आपके सामने आ जाए तो आप ये पहचान करके आप ये देख सकते हैं कि ये मालव्य योग का स्वामी है और इसके कुंडली में मालव्य योग बनता है। अब देवी कीर्तिराज एक लेखक हैं जिन्होंने इसके बारे में लिखा है, ज़रा इसे भी समझ लेते हैं। जिसका मुखमंडल 13 अंगुल लंबा हो, मैंने उंगलियों को ऊपर नीचे रख करके हम एक अंदाज लगा लेते हैं कि ये लमसम 13 अंगुल का हो और 10 अंगुल चौड़ा हो। हालांकि ये बड़ा कठिन काम है, लेकिन उन्होंने एक परिमाण लिखा हुआ है तो ये अंदाज लगाया जा सकता है, किसी का नाप तो नहीं सकते आप। एक कान के छेद से दूसरे कान के छेद के बीच की दूरी 20 अंगुल होती है। मतलब इन्होंने मुखाकृति का वर्णन किया है कि इस तरीके से ऐसा मालव्य योग वाला पुरुष मालवा या सिंध प्रदेश पर शासन करता है, ये उन्होंने अपने ग्रंथ में लिखा है। लेकिन अब ना मालवा है और न सिंध प्रदेश है और न वहाँ के राजा है। लेकिन ये समझना चाहिए कि अगर ये पहचान किसी व्यक्ति में पाई जाती है तो व्यक्ति माने धनी, पैसे वाला और नेचर का अच्छा होता है। राजाओं के समान उसकी प्रवृत्ति होती है, माने उसका नेचर होता है। अब दूसरे योग की बात करते हैं, रोचक योग की बात करते हैं। मंगल से बनने वाला रोचक योग है। अब जिस व्यक्ति का रोचक योग होता है उसकी पहचान क्या होती है, जरा इसको भी जो है देख लेते हैं। रोचक योग से संबंधित व्यक्ति लंबे शरीर वाला होता है, निर्मल कांति, रुधिर की अधिकता से बहुत बलवान होता है। चूंकि रोचक योग मंगल से संबंधित है तो और मंगल ब्लड और खून का कारक होता है। साहसिक कर्म करने वाला व्यक्ति, ये बलि भी होता है क्योंकि मंगल बल का कारक है। और सुंदर भ्रकुटी वाला, उसकी जो भौहें होती हैं वो अच्छी होती हैं, काले बाल होते हैं, युद्ध के लिए तत्पर और हरदम लड़ाई के लिए तैयार रहता है। मंत्र वेत्ता, मैंने मंत्रों का उसे अच्छा ज्ञान होता है। उच्च कीर्ति युक्त होता है। रक्त मिश्रित श्यामवर्ण, बहुत सूरवीर, शत्रुओं को नष्ट करने वाला। मैंने आज के समय में जो मुकदमे वगैरह इत्यादि होते हैं, अगर इसकी स्थिति हो गई और भूमि से संबंधित होता है, जमीन उसके पास बहुत होती है, शत्रुओं को नष्ट करने वाला व्यक्ति होता है। क्रूर स्वभाव, मतलब रोचक योग से संबंधित व्यक्ति का जो स्वभाव होता है क्रूर होता है। और लेकिन गुरु और ब्राह्मणों के प्रति विनम्र भी होता है, ये खासियत होती है। पतली व सुंदर घुटने और जंघा वाला व्यक्ति होता है। ये बात तो हो गई रोचक योग की। अब एक और पहचान की बात करते हैं सस योग की। ये शनि से बनने वाला योग है, इसे सस योग का भी नाम दिया गया, कहीं कहीं सशक योग भी इसको लिखते हैं। अगर शनि से संबंधित व्यक्ति अगर आपके सामने आ जाए तो उसे आप कैसे पहचानेंगे? इसके छोटे दांत होते हैं, कोपयुक्त
सठ माने मूर्ख, बहादुर, निर्जन स्थान में घूमने वाला माने पागलों के तरीके से ये एकांतवास होता है। वन पर्वत नदी के तट पर रहने वाला, इसे ज़्यादातर प्राय ये देखा गया है कि ससयोग से संबंधित व्यक्ति एक प्रवज्ञा योग की स्थिति बनती, माने जिससे संन्यास योग बोलते हैं, एकांत परी व्यक्ति होता है। और मध्यम कद भी इसका मध्यम होता है, पतली कमर होती, झुकी हुई होती है। और ये व्यक्ति चूँकि शनि कभी कभी एक माने आदमी को एक विख्यात भी जो है बना देता है, कुछ ऐसे काम करता है जिससे वो व्यक्ति विख्यात हो जाता है। और गहरी आंखें होती हैं, आंखें अंदर की ओर धसी होती हैं, स्त्रियों के प्रति आसक्त होता है, पराय धन का लोभी, माता का भक्त, गुप्त संकेतों को समझने वाला होता है। इशारों को बहुत व्यक्ति ये जो समझ लेता है, जरा सा इशारा करो तो उसकी समझ में आ जाता है कि ये क्या कहना चाहता है। तो इस तरीके से ससयोग वाला व्यक्ति। अब एक और योग की बात करते हैं। अगर उससे संबंधित व्यक्ति आपके समक्ष आ जाए तो उसे कैसे पहचानेंगे आप? ये हंस योग। हंस योग ये गुरु से बनने वाला योग है। और गुरु के बारे में तो सभी लोगों को पता है कि देव गुरु से अगर संबंधित व्यक्ति अगर आपके समक्ष आता है तो उसका रंग रूप कैसा होना चाहिए, इसके बारे में हम बात करते हैं। उसका मुख लाल रक्तवर्ण का, ऊंची नाक, सुंदर पैर, स्वच्छ इंद्रियां, गौर वर्ण, भरे हुए गाल, नाखून हंस के समान वाणी वाला और कफ की अधिकता वाला व्यक्ति होता है। जलाशयों को में रमण करने वाला, माने पानी के समक्ष, माने उसे तालाब वगैरह और समुद्र के आसपास टहलना अच्छा लगता है। और कफ की अधिकता उसे होती है। स्त्री के प्रति आकर्षण की स्थिति ज़्यादा बनती है। और हंस योग तो इस तरीके से योग में जन्म लेने वाला व्यक्ति के जो हाथ पैरों में शंख, कमल, अंकुश, रस्सी, मछली, चक्र, धनुष, माला, कमल का चिन्ह, तो इस तरीके से ये स्थितियां बनती हैं। अब एक और योग की बात करते हैं, भद्र योग की। ये बुद्ध से बनने वाला योग है और ये पंच महापुरुषों में ये अंतिम योग है। तो बुद्ध से संबंधित व्यक्ति अगर आपके सामने आ जाए तो उसे आप कैसे पहचानेंगे, ये हम आपको बता रहे हैं। इसमें जातक जो व्यक्ति होता है शेर के समान मुख वाला होता है, हाथी जैसी चाल वाला, और पेट उसका बड़ा होता है, और गोल व सुंदर भुजाओं वाला, शरीर की लंबाई दोनों हाथों को फैलाकर चौड़ाई के बराबर होती है। और इसके जो शरीर पर मुलायम बाल होते हैं, भरे गालों वाला, विद्वान कमल, चूंकि बुद्ध से संबंधित व्यक्ति है ये, और पुष्प के समान हाथ पैरों वाला, प्रज्ञावान माने समझदार व्यक्ति होता है। भद्रयोग वाला पुरुष सब कामों में स्वतंत्र होता है, ये बिल्कुल फ्री होकर के काम करता है, क्योंकि बुद्ध से संबंधित व्यक्ति है और इन्हें कुमार की संज्ञा दी गई है। और कुमार के बारे में तो आपको मालूम है कि ये इनका नेचर कैसा होना चाहिए। तो इनके कुछ और चिन्हों की बात करते हैं। हाथ पैरों में शंख, अगर आप इनकी हस्तरेखा देखते हैं, तलवार, हाथी, गदा, पुष्प, वाण, झंडा, चक्र, कमल, ये हल्की रेखाएं हो तो ऐसा भद्र योग में जन्म लेने वाला व्यक्ति जातक कालकुब्ज प्रदेश का मध्य क्षेत्र का शासक होता है। अब न कालकुब्ज क्षेत्र है न मध्य प्रदेश, मतलब इस तरीके माने मंत्री पद वगैरह इत्यादि इन्हें मिल सकता है। तथा इनकी जो आयु होती है 80 वर्ष तक होती है। मित्रों, ये जो आज मैंने एक असफल प्रयास किया है कि आप लोग हस्तरेखा, जो लोग हस्तरेखा पर ज़्यादा विश्वास करते हैं या जो हस्तरेखा के जानकार हैं, तो इस तरीके से आप इसके वीडियो को देख करके और इसमें दिए हुए जो हमने जो चिन्ह बताए हैं ग्रंथों से, तो आप उससे उसका मिलान करें। और मिलान करने के बाद आप लोग ये देखने का प्रयास करें कि वास्तव में ये चिन्ह इसमें पाए जाते हैं कि नहीं पाए जाते हैं, और
जैसा कि बहुत से आपने सुना होगा कि हाथ से हस्तरेखाओं से लोग कुंडली का निर्माण करते हैं, तो इन शास्त्रों का विशेष अध्ययन करके बहुत ही माने कठिन परिश्रम और प्रयास करते हैं, तभी ये संभव है। अगर आप लोग हस्तरेखा के जानकार हैं तो इसमें हमने जो चिन्ह दिए हैं, जो योग दिए हैं, इनसे आप लोग पता लगा सकते हैं कि इस व्यक्ति का नेचर और इस व्यक्ति की जीवन शैली कैसी होनी चाहिए। और इसी के साथ एक आपसे आग्रह है हमारा कि हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। इसी के साथ हम इस वीडियो को अब आपसे समाप्त करते हैं। सब्सक्राइब अवश्य कर दें। धन्यवाद, नमस्कार, जय श्री राम।